जी अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ उसामा अली और आज मैं आपके सामने जो लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहा हूँ वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम देने हैं और आइंदा 5 से 6 दिनों बाद उनके फ़िज़िक्स के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने हैं। तो आज मैं सबसे पहले ज़्यादा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं करवाऊँगा और ना ही जो है वो मेन चीज़ें सिर्फ हम करेंगे, हम ज़्यादा जो है डिटेल्स में नहीं जाएंगे। मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको पास होने के लिए ज़रूरी हैं और इंशाल्लाह अगर आप इन ही सवालात को जो मैं आपको इन ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में करवाऊंगा और इंशाल्लाह इनको समझाऊंगा भी, इस लेवल का समझाऊंगा कि आपको समझ आ जाए और आप पेपर में कुछ ना कुछ अपने अल्फाज में भी लिख सकें, क्योंकि अब रट्टा लगाना ये 5 से 6 दिनों में भी नामुमकिन है। इसके लिए कुछ ना कुछ आप अगर अंडरस्टैंडिंग ले लें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे। तो ये आपसे वादा है कि अगर आप इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके और इन्हीं की तैयारी कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह 60 में से 40 मार्क्स ईज़ीली असेस कर लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे के फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो फिज़िक्स का पेपर आपका होना है उसके टोटल मार्क्स हैं 60, उसमें से 12 मार्क्स MCQs के होते हैं, 12 MCQs होते हैं और टोटल 30 नंबर के 3 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पे मुखीत होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें टोटल 8 सवाल होते हैं जिसमें से 5 करने होते हैं और यही 3 और 4 के साथ भी होता है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ये 3 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से कोई से 2 अटैम्प्ट करने होते हैं और ये 18 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आप सबको वैसे भी पता होगा, अगर नहीं पता तो ये आपके लिए यूज़फुल है। आफ्टर डैट माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताता हूँ जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि देखिए 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इंशाल्लाह मैं आपको जो क्वेश्चंस बताऊँगा पेपर में अगर पार्ट 2 में से 8 सवाल आने हैं तो उनमें से 5 सवाल इंशाल्लाह उन्हीं क्वेश्चंस में से होंगे। मैं ये नहीं कहता कि 8 में से 8 ही वो होंगे कि जो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने हैं, तो 8 में से 5 वो सवाल होंगे। तो अगर आपको वो सवाल बहुत अच्छे से याद होंगे तो आप इंशाल्लाह 5 ही अटैम्प्ट करने हैं, वो 5 के 5 आप अटैम्प्ट कर देंगे। लेकिन शर्त ये है कि जो सवाल मैं बताऊँगा उनको आपने बहुत अच्छे से याद करना है। फिर चैप्टर्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो चैप्टर नंबर 10, 12, 13, 14, 17, 18 ये 6 चैप्टर्स आपने जस्ट करने हैं। आपने बाकी 3 चैप्टर्स, टोटल 9 चैप्टर्स हैं, तो उनमें से अगर 6 चैप्टर्स आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन कन्फर्म हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ चैप्टर नंबर 10 के। जो चैप्टर नंबर 10 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड में बार बार रिपीट हुए हैं और उनके आने के चांसेस 90 to 95% होंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये क्या है, इफ़ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ डबल्ड देन व्हाट विल बी इट्स टाइम पीरियड। कि अगर किसी सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दिया जाए तो उसके टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल कर दें ना तो ये बेसिकली टाइम पीरियड का फार्मूला होता है। इसमें अगर लेंथ को L, ये बेसिकली टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई × 12/g, तो अगर L की जगह 2L पुट करते तो हमारे पास जो नया टाइम पीरियड निकलेगा वो T प्राइम होगा। ये ऊपर लाइन जो है प्राइम इसको पढ़ते हैं, तो T प्राइम जो होगा ये हमारे पास बस L की जगह 2L इसमें आ जाएगा। अब जब इस 2 को अंडर रूट से बाहर निकालना चाहूँगा तो मैं इसको अंडर रूट के साथ ही बाहर निकाल लूँगा। इसको सेपरेट कर लिया मैंने यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही आ गई। या सिर्फ 2 को अंडर रूट से बाहर मैंने सेपरेट लिख लिया। अब ये अंदर वाला जो हिस्सा है वो वही T के बराबर निकल आया, तो मेरे पास T प्राइम निकल आया अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ T। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा कि जब लेंथ को डबल किया तो हमारे पास जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ये लास्ट में आपने स्टेटमेंट लिख देनी है, टाइम पीरियड विल बी अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ प्रीवियस टाइम पीरियड। तो इस तरह की आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन, when we will move towards the next question, which is about the 2 characteristics of simple pendulum motion। कि सिंपल पेंडुलम की मोशन की 2 खसूसियात लिखें।
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने उर्दू मीडियम में पेपर देने हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं साथ साथ इसका उर्दू में भी मीनिंग जो है वो आपको बताता रहूँगा। तो दो करैक्टरिस्टिक सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या है कि ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, कि सिंपल पेंडुलम की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है वो चाहे सिंपल पेंडुलम की हो चाहे मास स्प्रिंग सिस्टम की हो, वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। और दूसरा क्या है कि एक्सेलरेशन एक्स टू मीन पोजीशन, कि एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ अमल करता है, यानी कि एक्सेलरेशन हमेशा कोशिश करता है कि उस बॉडी को जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है उसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर आए। तो दैट्स ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? अच्छा, इससे पहले ना मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ सुजेस्ट करूँगा। ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है ना हमदर्द स्कॉलर सीरीज़, ये बेसिकली जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखूँगा ना इसके आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे ये 185 पेज पे इन्हीं सवालात के जवाब पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आपको क्या फ़ायदा होगा? यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आपको ये फ़ायदा होगा कि आप इनके जवाब वहाँ से याद कर सकते हैं और यहाँ से इस वीडियो से समझ सकते हैं। तो समझने के लिए आप ये वीडियो देखें और याद करने के लिए आप ये परचेज़ कर लें, यही आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? रिस्टोरिंग फोर्स बेसिकली हमारे पास वो फोर्स है जो इस बॉडी को, कोई भी बॉडी जब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होती है तो उस बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ हमेशा लाने की जो कोशिश करती है ना, वो रिस्टोरिंग फोर्स होती है। यानी कि जैसे मैं एक रस्सी के साथ पेंडुलम बांध दूँ और वो पेंडुलम मूव करे तो पेंडुलम हमेशा उस पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा जो उसकी सेंट्रल पोजीशन, मीन पोजीशन या रेस्ट पोजीशन है। यानी कि जब वो रेस्ट पे था, वो जिस पोजीशन पे था वो मीन पोजीशन थी, तो जब वो मूव कर रहा होगा तो हमेशा उसकी तरफ आने की कोशिश करेगा। एंड दिस इज़ हैपनिंग ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन हुक्स लॉ। सो हुक्स लॉ एक लॉ है जो हमें फोर्स के बारे में, इसी रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में बताता है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि आप जितना भी खींचेंगे, जैसे सादा पेंडुलम है, इसको जितना खींचेंगे उतनी ज़्यादा इसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। यानी कि अगर मैस स्प्रिंग सिस्टम होगा तो आप मैस को जितना खींच के छोड़ेंगे ना, जितना खींचेंगे उतनी ज़्यादा इसमें रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगी। दिस इज़ द हुक्स लॉ एंड दिस इज़ द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द हुक्स लॉ। आफ्टर दैट, डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशन एंड एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो वाइब्रेशन और एम्पलीट्यूड में क्या फ़र्क होता है? वाइब्रेशन जो है वो सिंपल हमारे पास किसी भी बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन को कहते हैं, यानी कि एक पॉइंट के आगे पीछे मोशन को। जैसे ये एक पॉइंट है, इसके आगे पीछे बॉडी मूव कर रही है, या ये मार्कर इस पॉइंट के आगे पीछे मूव कर रही है, तो ये इसकी क्या है? वाइब्रेशन है। लेकिन एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन के दौरान वो मैक्सिमम फासला होता है जो बॉडी उस पॉइंट से हासिल कर लेती है जिस पॉइंट के आगे पीछे वो मूव कर रही है। यानी कि जैसे ये मार्कर इस पॉइंट के आगे पीछे मूव कर रही है तो इस पॉइंट से आगे पीछे मैक्सिमम जितना फासले पे जा रही है ना ये मार्कर, वो इसका एम्पलीट्यूड है। उसके बाद डियर, ये डिफाइन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि किसी भी वाइब्रेशन की कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं बेसिकली एक सेकंड में। ये फ्रीक्वेंसी बताएगी कि कोई भी बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है वो एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस पूरी कर रही है। इट्स डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी। और एक बात यहाँ पे और याद रखें कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो टाइम पीरियड का उलट होती है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या बताती है कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हो रही है, और टाइम पीरियड बताता है कि एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम रिक्वायर है। उसके बाद अगला यही क्वेश्चन है, डिफाइन टाइम पीरियड एंड इट्स फार्मूला। तो ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। टाइम पीरियड क्या होता है कि वो टाइम जिसमें बॉडी एक चक्कर पूरा करेगी, यानी कि एक वाइब्रेशन पूरी करेगी। तो इसका फार्मूला क्या होता है? 2πL/g। This is the formula of the time period. After question number 8, in which if time period of simple pendulum is 0.1 second, then what will be its frequency?
अच्छा टाइम पीरियड दिया हुआ है, यहाँ पे 0.99 सेकंड है, यहाँ पे आपके पास 1.99 सेकंड भी हो सकता है, यहाँ पे 2 सेकंड भी हो सकता है। तो ये टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, लेकिन फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का मैंने भी आपको बताया कि टाइम पीरियड के उलट होती है। तो उलट का मतलब होता है कि बटे की शक्ल में लिख देना। तो ये मैंने 1/t, ये फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1/t के। तो t अगर 0.99 है तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 0.99 करेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट जवाब 0.01 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे 1.99 होगा तो आप 1 पे 1.99 डिवाइड कर दें, वो आपको 0.5 के राउंड अबाउट आएगा। जिस तरह से आपको जो भी टाइम पीरियड दिया हो उसके मुताबिक आप फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था। तो इसमें मैंने आपको मैक्सिमम वो चीज़ें कवर की हैं कि आपको ज़रा समझ आ जाए कि हम किस तरह से चलेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर अपकमिंग लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, हम एक जो है चैप्टर को बल्कि 1.5 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को एक लेक्चर में कवर करेंगे। और इंशाल्लाह इस लेक्चर के अलावा आइंदा हर लेक्चर में सिंपल जो है वो लेक्चर की इंट्रोडक्शन के बाद फर्दर कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं होगा, जो है वो आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, आपको वीडियो भी स्किप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका कंटिन्यूसली जो है वो क्वेश्चंस जो हैं वो रिवाइज होंगे और उन्हीं को हम डिस्कशन करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं होगी। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आपके जो भी दोस्त ये सप्लीमेंट्री की तैयारी कर रहे हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि दूसरे सब्जेक्ट्स जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जिन स्टूडेंट्स के इंग्लिश हैं, जनरल साइंस हैं या दूसरे सब्जेक्ट्स जो भी आपके हैं, पाक स्टडीज़, उर्दू वगैरह, तो उनको भी साथ साथ जो है वो कुछ ना कुछ कवर कर दें। जैसे जैसे आपके पेपर आएंगे तो सब्जेक्ट वाइज हम उनको भी साथ साथ कवर कर देंगे, लेकिन स्पेशली जो है फ़िज़िक्स के लिए इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है अगर आप इन वीडियोज़ को और मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।